हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल निफ्टी बाय अनूर। निफ्टी बाय अनूर पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी पे और इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। फिर हम लोग बात कर लेंगे, बहुत क्यूरीज आ रही है गोल्ड के ऊपर कि क्या दिवाली के बाद में गोल्ड के प्राइस क्रैश हो जाएंगे। तेरा क्या होगा निफ्टी के अंदर, हम बात करेंगे अलग अलग सेक्टर्स की और उसके ऊपर के कॉज की। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ पे हॉरोस्कोप बना दिया है 19 तारीख, जो कि आज है, और शाम के हमने टाइम ले लिया है 6:05। होपफुली तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे किया है, हमने बना दिया है एरीज नमाउंज, और एरीज नमाउंज के हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हो प्लैनेट, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि गुरु जो है वो ऑलरेडी कैंसर साइन में आ गया है, वो हो गया उच्च का। और उसके बाद में रवि है नीच का, शुक्र है नीच का, मंगल और बुध की युति आप देख रहे हो, और अमावस लगने वाली है, शनि महाराज पड़े हैं वक्री। तो होने वाला क्या है आगे, वो अगर हम देखें तो अभी सबसे पहले क्या होने वाला है कि जो लिब्रा साइन के अंदर रवि आ गया, जो आप यहाँ देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है। एक तो ये हो गया नीच। अभी इसके वजह से होगा क्या, जो लोग का लिब्रा बॉर्न है, लिब्रा राशि के जो लोग इन्फ्लुएंस के ऊपर है, उनके ऊपर तीन तीन प्लैनेट जो यहाँ पे आप देख रहे हो, उनका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। रवि जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, रवि जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अंदर हमको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अभी होने वाली है, लगने वाली है अमावस। अभी इसी को अलग तरीके से आप देखिए, यहाँ पे रवि है लिब्रा के अंदर और कैंसर के अंदर पड़ा है गुरु। तो उसी को हम लोग एक दूसरी तरीके से देखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए ये है मून, ये आ गया आपका अर्थ, ये आ गया मर्क्यूरी, और ये है मार्स। जब मैं अर्थ से ये देखूंगा, यहाँ पे आ गया हमारा लिब्रा साइन, ये है लिब्रा। यहाँ पे आप गुरु देख रहे हो, ये है 4 नंबर की साइन विच इज कैंसर। 4, 5, 6, तो 6 के अंदर शुक्र है। मुझे यहाँ से एक देख रहा है ऐसा एंगल, इसके पीछे जो है वर्गो साइन है, जिसके अंदर शुक्र जो है वो आप नीच का देख रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसके जो बराबर पीछे है ना, इसके पीछे लिब्रा साइन है। इसके वजह से अर्थ से जब मैं देखता हूँ तो मुझे सन लिब्रा साइन के अंदर दिखता है। तो अभी हो क्या रहा है, लिब्रा के अंदर रवि विच इज नीच का, कैंसर इन वर्गो विच इज अगेन नीच का, और मर्क्यूरी और बुध की एग्जैक्टली डिग्लिकली युति आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसके अंदर से, जिसके वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आने का चांसेस रहते हैं। अभी देखिए मैं आपको शनि बताता हूँ, तो ये आ गए हमारे शनि महाराज जो वक्री पड़े हुए हैं, और नेपट्यून के साथ में आप देख रहे हो यहाँ पे उनको। दिस इज नथिंग बट पाइशन साइन। तो अभी इसको मैं बंद कर दूं तो अभी आप देखिए यहाँ पे आप दूसरी चीज़ देख रहे हो, सेम चीज़ को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा सूर्य, और यहाँ पे आ गई लिब्रा साइन। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो मून, तो मून क्या करेगा, अभी वीनस को क्रॉस करेगा, और मेकमेक करके एक प्लैनेट है, ड्राफ्ट प्लैनेट है, उसको क्रॉस करेगा, और यहाँ पे लिब्रा साइन के अंदर अमावस लगने वाली है, जो 21 तारीख के दिन लगेंगी। ये भी एक इफेक्ट मार्केट के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सूर्य, ये है चंद्र, विनस को क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा, और यहाँ पे अमावस लगने वाली है। मर्क्यूरी और मार्स की युति आप देख रहे हो, गुरु का कैंसर राशि के अंदर प्रवेश यहाँ पे देख रहे हो। तो ये देख तो लिया, अभी इसका प्रिडिक्टिव पार्ट क्या निकलेगा वो बस समझिए हम, कि जितने भी धनु लग्न के लोग हैं, धनु राशि के लोग हैं, धनु राशि के इन्फ्लुएंस में लोग हैं, ये एक साल उनका चैलेंजिंग जा सकता है, क्योंकि गुरु महाराज जो है उनके अपने स्थान से 8वें में चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, गुरु का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो गुरु एक स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा है, जेमिनी से कैंसर में आ रहा है, उसका एक बड़ा इम्प्लीकेशंस मिल सकता है जो लोग लियो साइन के इन्फ्लुएंस के अंदर है। लियो राशि वाले जितने भी बिजनेसेस है, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गई, शो बिजनेस हो गया, सबके अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं कि गुरु उनसे 12वें के अंदर आ गया। अभी अमावस लगेंगी लिब्रा के अंदर, तो जो भी स्कॉर्पियो वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है। स्कॉर्पियो आपकी चंद्र राशि हो सकती है, लग्न राशि हो सकती है। उसके अंदर होने वाला क्या है कि आपके 12वें घर के अंदर मंगल और बुध की युति, और प्लस के अंदर रवि और चंद्र की अमावस, स्कॉर्पियो साइन के लिए थोड़ा चैलेंज क्रिएट
कर सकती है। तो अभी इसके अंदर हमने देखा ये प्लानिटरी पोजीशन है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसके लगते वक्ते मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही है। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि भाई मैं ये देखता हूँ, मेरा देखने का तरीका ये है कि भाई साहब विक्स क्या कर रहा है। तो यूएसए का विक्स जो है वो ऑलमोस्ट 25 को क्रॉस कर गया है, लेकिन हमारा विक्स तो अभी 12 को क्रॉस नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टेंशन है ना, मार्केट जो गिर रही है वो इंटरनेशनल मार्केट गिर रही है, इंडियन मार्केट नहीं गिर रही। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूएसए का विक्स जो है, जो फियर इंडेक्स होता है, वो इतना जबरदस्त शूटअप हो गया है, लेकिन हमारा इतना शूटअप नहीं हुआ। हम 11.5 क्रॉस कर रहे हैं, वो 26 पे पहुंच गया है। तो यूएसए के अंदर लोग क्या पोजीशन कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं अल्टी पल्टी। इसका मतलब क्या है, वो लोग S&P 500 को बेच रहे और वहाँ के बॉन्ड्स को वो लोग खरीद रहे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी ऑन। लोग वहाँ पे सेफ्टी सीख कर रहे हैं रिस्क की जगह पे। ओके, अभी हम लोग आ जाए गोल्ड पे। जो गोल्ड की हमने बात की थी कि भाई गोल्ड दिवाली पे गिरेंगे, दिवाली के बाद गिरेगा क्या। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि यूएसए के जो गोडाउन है उसके अंदर गोल्ड क्या हो रहा है। तो यूएसए के अंदर जो गोडाउन है उसके अंदर गोल्ड जो है वो 100% ईयर ऑन ईयर स्टॉक बढ़ गया है। चाइना के गोडाउन के अंदर जो गोल्ड का स्टॉक है वो 600 टाइम्स बढ़ गया है। मतलब उसके पास अगर 100 किलो सोना था, उसकी जगह पे 600 किलो सोना हो गया। अभी इंडिया का क्या हो रहा है, 100% गोल्ड का गोडाउन के अंदर इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए, चाइना और इंडिया तीनों जबरदस्त गोल्ड इंपोर्ट कर रहे। तो जब इतनी बड़ी कंपनी इतने बड़े बड़े लार्ज क्वांटिटी के अंदर गोल्ड इंपोर्ट करती है तो प्राइस क्यों क्रैश होंगे। हाँ, डेफिनेटली जब प्राइस इतना बढ़ जाता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर अगर आप यहाँ देख रहे हो तो गोल्ड का जो प्राइस है वो 63% बढ़ गया है। और इंडिया के अंदर क्या हो गया है, 76% बढ़ गया है। मतलब 7 और 6 13% हमारे यहाँ गोल्ड का जो इंक्रीमेंट है वो इंटरनेशनल प्राइस से ज़्यादा बढ़ गया है। सेम चीज़ हमको सिल्वर में देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर चढ़ी है 66% ईयर ऑन ईयर, लेकिन हमारे यहाँ 94 है। इनफैक्ट जितने भी सिल्वर के व्यापारी लोग हैं उनके पास अगर आप सिल्वर परचेस करने को जाएंगे तो सिल्वर का जो भी प्राइस अभी चल रहा है उसका 10% वो लोग एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। इतना सिल्वर का इंडिया के फिजिकल मार्केट के अंदर शॉर्टेज हमको देखने को मिल रहा है। अभी आप गोल्ड और सिल्वर का रेशियो देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड अगर 63% बढ़ा तो सिल्वर भी 68% बढ़ गया है। तो ये डिफरेंशिएट जो था वो खत्म हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो हो गई। अभी देखिए बिटकॉइन और गोल्ड का रेशियो देखिए, अभी बिटकॉइन और गोल्ड के अंदर भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि गोल्ड जो बिटकॉइन बढ़ गया था, गोल्ड ने उसको कैचअप कर लिया। लेकिन एक यहाँ पे आप देखेंगे 2। इसका मतलब क्या है कि S&P 500 अगर मेरे पास है, वो बेच के अगर मैंने गोल्ड नहीं लिया तो मैं 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस में हूँ। अगर मेरे पास निफ्टी है, किसी ने निफ्टी बाई किया और मैंने गोल्ड बाई किया, तो मैं उस इंसान को 77% के हिसाब से बीट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए कि अगर मुझे S&P 500 खरीदना है, ओके, या गोल्ड खरीदना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, S&P 500 खरीदने के लिए गोल्ड 1.5 टाइम्स देना पड़ेगा प्राइस का। अब निफ्टी देखिए, निफ्टी का रेट कितना है, 25,000, और इंडिया के अंदर गोल्ड का रेट कितना हो गया है, बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। तो निफ्टी एंड गोल्ड का जो रेशियो है वो 2 टाइम्स हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 ग्राम गोल्ड का इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मुझे एक निफ्टी खरीदने के लिए 2 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। ये रेशियो बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्ब हो गया था। एक निफ्टी खरीदने के लिए 3, 4, 3.5 हमको गोल्ड 3.5 ग्राम गोल्ड देना पड़ रहा था। तो ये क्या हो गया, एक बहुत बड़ा गैप हो गया था गोल्ड प्राइस और निफ्टी प्राइस के अंदर। इसको ये लोग ने अभी कवर अप कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि दिवाली के बाद गोल्ड गिरेगा, क्रैश हो जाएगा? ये सब समझने के बाद कि 3 बड़ी कंट्रीज इतना जबरदस्त गोल्ड इंपोर्ट कर रही है, तो क्या माल गोल्ड का प्राइस क्रैश हो सकता है क्या? कमेंट बॉक्स में डालिए और उसका क्या वजह हो सकता है वो भी डालिए। तो कभी वक्त रहा तो उस पर भी वीडियो हम ज़रूर बना लेंगे। इंटरेस्ट रेट जो
शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो एक कॉलेप्स हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गोल्ड के फेवर में। अभी यहाँ पे आप अगर देखेंगे बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन कितना चढ़ गया ईयर ऑन ईयर 74। इंडिया के कंपैरिजन के अंदर, इंडिया के अंदर जो बिटकॉइन है INR के अंदर वो 72 बढ़ गया है। तो जब बिटकॉइन भाग रहा है तो गोल्ड सस्ते में कौन आपको देगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप बताइए, कमेंट में डालिए कि बिटकॉइन के प्राइस का राइज देखते हुए, S&P 500 का 3 साल का राइज देखते हुए, निफ्टी का लास्ट का 3 साल का राइज देखते हुए अभी गोल्ड सस्ते में कौन बेचेगा, काय को बेचेगा, कमेंट में डालिए। तो देखेंगे, उस पर वक्त रहा तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अभी आ जावे हम एनर्जी सेक्टर पे। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है कि जो गैसोलीन प्राइस है ना, ये तो ज़बरदस्त कॉलेप्स हो गए। गोल्ड टू ब्रेंट का रेशियो है ये 78 हो गया है। ये तो बहुत है ना, इसका मतलब क्या है, ब्रेंट जो है वो पानी के भाव में मिल रहा है। सब बढ़ गया, S&P 500 बढ़ गया, निफ्टी बढ़ गया, गोल्ड बढ़ गया, सिल्वर बढ़ गया, लेकिन ब्रेंट का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हमारे लिए ये एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रेंड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया है। तो क्या हो रहा है, हर चीज़ बढ़ गई अदर देन गोल्ड। ये एक बहुत बड़ा टेलविन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो हमको नज़र रखना पड़ेगा कि ये ब्रांड जब भागेगा ना, तो इसका ब्रांड का अभी कितना रेट चालू है 60, ये 75-80 होने को टाइम नहीं लगेगा। और 75-80 हुआ तो ये हमारी मार्केट के लिए टेलविन से हेडविन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए, हम लोग गैस को भी इंपोर्ट करते हैं, तो गैस भी ऑलमोस्ट, जो नेचुरल गैस है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो ये तो हमारे लिए एडवांटेज है ना, हम लोग कंज्यूम करते हैं इतना सारा, वो एडवांटेज है। तो अभी हम लोग ने बात की गोल्ड की, बात की क्रूड की, बात की। अगर मैं बेस मेटल को देखूं तो बेस मेटल क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब गोल्ड भाग रहा है तो कॉपर सस्ते में आपको कौन देने वाला है और काय को देगा। तो कॉपर को देखिए, बेस मेटल को देखिए, उसके अंदर भी एक वन वे रैली हमको देखने को मिल रही है। तो बेस मेटल में क्या हुआ था कि 20 वाला गिर के डायरेक्ट 17 हुआ और भाग के वो 21.5 पे पहुंच गया। अभी बेस मेटल को हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो वो फ्लैट चालू है। अभी मुझे अगर बेस मेटल प्ले करना है स्टॉक्स के थ्रू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास हिंदुस्तान कॉपर करके एक कंपनी है जो कॉपर की माइनिंग करती है इंडिया के अंदर, लेकिन उसका प्राइस देखिए, आप वैल्यूएशन देखिए कितना खतरनाक है। तो मैं इसको लेके क्या करूँ, सेल्स टू मार्केट कैप का जो रेशियो है, मार्केट कैप टू जो सेल्स का रेशियो है वो 15 टाइम्स है। इसका मतलब है अगर ये 1 रुपये का रेवेन्यू है तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको 15 टाइम्स में खरीद रहे, जो बहुत ही रिस्की प्रपोर्शन हो गया है। ओके, अभी अगर और दूसरा जो बेस मेटल का कंपनी इंडिया के अंदर है वो एल्यूमिनियम, आप देखिए तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर 11% ईयर ऑन ईयर अप है। लेकिन जब मैं स्टॉक्स को देखने जाता हूँ कि भाई मुझे अगर स्टॉक्स के थ्रू एल्यूमिनियम को प्ले करना है देखिए ये आ गया जिंक, अगेन 6 टाइम्स सेल्स, ये फुल्ली प्राइज्ड है। जिंक जो है वो फुल्ली प्राइज है। अभी ये है वीडीएल, वीडीएल का मतलब है वेदांता। अभी वेदांता माइनस के अंदर क्यों है, जब बेस मेटल इतना ऊपर चला गया है तो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन इन वेदांता, जिसको हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर सकते। लेकिन ये भी जब तक वो प्रॉब्लम जो वेदांता के अंदर चल रहे हैं तो वो सॉल्व नहीं होता, तब तक ये रिकवर होवे ऐसा मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है। अभी आप हिंदाल को देख रहे हैं, आप नेशनल एल्यूमिनियम देख रहे हैं, तो हिंदाल्को इज मच चीपर कंपेयर टू नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम का प्राइस जो है वो बहुत ही वैल्यूएशन हाई है, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि हिंदाल्को के अंदर इंटरनेशनल कंपनीज भी है और नेशनल एल्यूमिनियम जो है ये प्योर इंडियन प्ले है। तो ये हमने बात कर ली बेस मेटल की, हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी की। तो क्रूड के प्राइस हमने देखे कि बहुत ज़बरदस्त क्रैश हो गया है। लेकिन अगर मैं क्रूड का प्रोड्यूसर हूँ तो ऑयल इंडिया, ONGC, ये लोग के जो स्टॉक्स है वो क्यों चलेंगे, इतना उनका जो प्रोडक्ट है वो लोग जो बनाते क्रूड बनाते, तो क्रूड का प्रोडक्शन कम हो रहा है। देखो ये ONGC का प्रोडक्शन कम हो गया,
ऑयल इंडिया का प्रोडक्शन कमती हो गया तो ये स्टॉक्स क्यों भागेंगे। और इसमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन ऐसी है कि जब प्राइस गिरते हैं ना तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है, $60 आ गया तो गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वर्ल्ड ओवर जब क्रूड 75 को क्रॉस करेगा ना तो जो भी प्रॉफिट ये कंपनीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज बनाती है उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है। तो ये इनके लिए हेडविंड्स है। अभी अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी की देखें बात, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को तो बेनिफिट है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जितनी भी है हमारे यहाँ, अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रेट देखेंगे तो वो क्या है, ईयर ऑन ईयर प्लस के अंदर है। अभी आप रिलायंस को देखो, ईयर ऑन ईयर माइनस के अंदर चालू है, और रिलायंस का भी रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर कोई खास बड़ी बात नहीं है अभी, और रिलायंस का जो वैल्यूएशन है वो एकदम रिजनेबल है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा जंप आ जावे कि 1400 वाला रिलायंस डायरेक्ट 2000 हो जावे, ऐसा कोई चांस हमको फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो हमने बात की बेस मेटल की, एनर्जी सेक्टर्स की। अभी हम फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल के अंदर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो अपना टॉप तोड़ के नया टॉप बना रहा है। दिस वॉज फर्स्ट वेव, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की, ये सेकेंड वेव। हम समझ रहे थे कि ये थर्ड वेव है, लेकिन थर्ड वेव और बाहर निकल गई। तो ये इतना बड़ा इसने थर्ड वेव मार दिया है, और थर्ड वेव जब इतना बड़ा निकलता है तो उसका जो बाद में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का वेव बनता है वो अभी यहाँ बनने की शक्यता हमको लगती है। अब ये बैंक निफ्टी इतना भाग क्यों रहा है, जब रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी क्यों भाग रहे, इसको हम लोग बोलते हैं होप रैली। होप रैली का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है ना, इंडिया के अंदर नहीं, देखिए ये वर्ल्ड ओवर जितने भी बॉन्ड्स है सब ग्रीन के अंदर है। अभी बॉन्ड मार्केट जब भागती है, ये देखिए ये बॉन्ड मार्केट कहाँ से कहाँ भाग गई, तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं। जितने भी इंटरेस्ट रेट है वो नीचे जा रहे हैं और इस होप पे जा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन तो बहुत कमती आ रहा है। तो आरबीआई वापस से इंटरेस्ट रेट कट करेगा। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जीएसटी के अंदर जो कट डिक्लेयर किए उसका भी ये लोग का ऐसा मानना है कि जो प्रोडक्ट बिकते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर होवे चाहे वो 4 व्हीलर होवे, ये सब लोन पे बिकते हैं और इसका बेनिफिट बैंक्स को बढ़ेगा। तो बैंक्स ऊपर भाग गई। अभी जो रिजल्ट आ रहे, रिजल्ट के अंदर तो कोई दम नहीं है, क्योंकि देखो एचडीएफसी का भी रिजल्ट आ गया, ईयर ऑन ईयर उसका रेवेन्यू माइनस में चला गया, इंडस बैंक का रेवेन्यू माइनस में चला गया और उसने तो इस क्वार्टर में वापस से लॉस डिक्लेयर कर दिया। अभी एचडीएफसी का मैं प्रॉफिट देखूँ तो ईयर ऑन ईयर सिर्फ 10% इंक्रीमेंट है। आईसीसीआई बैंक का देखूँ तो उसके भी रिजल्ट में कोई दम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिजल्ट, जो डाटा डिक्लेयर किया था एडवांस इनकम टैक्स कलेक्शन का, वो भी हमने देखा था कि उसके अंदर जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर इतना कोई भी दम मिल नहीं रहा है। तो रिजल्ट से हमको कोई भी एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, हमको सिर्फ एक्सपेक्टेशन है ये होप रैली से। ये होप रैली इसके लिए आ रही है कि इंटरेस्ट रेट कॉलेप्स हो गए जो हमारा टेलविन बन गया है, और फ्यूचर के अंदर हमको ऐसा लगता है या मार्केट को ऐसा लगता है कि सेल्स बहुत अच्छे आएंगे, दिवाली के सेल्स बहुत अच्छे आएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद वो 8 पे कमीशन जो लागू करने वाली है वो भी दिवाली के अंदर अनाउंसमेंट कर देवे। तो ये ऑलरेडी सब प्राइस इन है। अगर कोई कंपनी का अच्छा रिजल्ट आता है, वो कंपनी का रिजल्ट देख के मैं मार्केट में बाय करने जाता हूँ तो वैल्यूएशन तो ऑलरेडी हाई है, इट इज़ ऑलरेडी बिल्ड इन। तो मैं इस भाव में लेके क्या पैसा कमाने वाला हूँ, दैट इज द क्वेश्चन। अभी हम लोग आईटी की बात करें तो आईटी के अंदर एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आईटी का जो सर्विस एक्सपोर्ट है ना वो कॉलेप्स हो रहा है। अब ये कॉलेप्स क्यों हो रहा है, क्या ये कॉलेप्स इसके लिए हो रहा है कि एआई के वजह से हो रहा है, या वहाँ की गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स ना मिले उसके लिए काम कर रही है, HB1C वीज़ा का इशू चालू है। तो ये सब देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है ना, आप ये देखिए ईयर ऑन ईयर 5% माइनस के अंदर हो गया है। तो आईटी का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो तो यूएसए रिलेटेड है, यूएसए की इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग है, हमारे से स्ट्रांग इकोनॉमी उनकी बताई जा रही है। तो ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट माइनस में इसके लिए हो सकता है कि या तो ये एआई का चैलेंज है,
अभी देखो जो रिजल्ट्स आए, सारे के सारे जो कंपनी निफ्टी आईटी के अंदर है ऑलरेडी सबके रिजल्ट्स यहाँ पे आ गए, दो कंपनी को छोड़ के। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर अगर मैं ये परसिस्टेंस को निकाल दूँ तो कोई बड़ा ऐसा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये आईएनआर में है, लेकिन अगर मैं इसको कांस्टेंट करेंसी के अंदर कर दूँ, क्योंकि क्या हो गया है कि डॉलर बहुत बढ़ गया है ना, ये साल डॉलर जो है वो कितना बढ़ गया है, डॉलर 5% तो डॉलर बढ़ गया है। तो जब मैं डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा तो सेल ज़्यादा आने ही वाला है। अब ये 9% जो ग्रोथ है उसमें से 5% ग्रोथ तो डॉलर का है। तो इसका मतलब क्या है, इन्फोसिस, टीसीएस, टेकएम के बाद में विप्रो, इन सब के रिजल्ट के अंदर जो रेवेन्यू है ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। अभी ये क्या हो गया, आईटी, अभी आईटी के इंडेक्स का मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो ऑलरेडी उसका वैल्यूएशन इतना बढ़ गया। अगर कोई अच्छा रिजल्ट आता भी है, अभी यहाँ पे हम लोग ने थोड़े दिन पहले वीडियो में क्या बात की थी कि ये 22% सेल में था, 22% माइनस था। निफ्टी कितना माइनस है, ऑलमोस्ट फ्लैट है ईयर ऑन ईयर। तो हमने बात की थी होप रैली की, वो होप रैली ऑलरेडी आ गई। तो अभी इस भाव के अंदर निफ्टी आईटी लेना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर किसी ने लिया है और किसी के गोडाउन में पड़ा है तो उसको लंबे समय तक इसको संभालना पड़ सकता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि टीसीएस 30% माइनस है, इन्फोसिस 23% माइनस है। तो आईटी के अंदर जिन लोगों ने भी माल लिया है, सब मेजॉरिटी के अंदर माइनस के अंदर चल रहे हैं। अभी अगर हम फार्मा की बात करें तो फार्मा के अंदर क्या हो रहा है कि फार्मा का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आया है वो ईयर ऑन ईयर 10% माइनस है। तो इससे ही हमको ये पता चल जाता है कि इंडिया का जो ड्रग्स का एक्सपोर्ट है, जो इतना टैरिफ वगैरह का बात हुआ, अभी तक ये माइनस में नहीं गया है, लेकिन इसका मोमेंटम ख़त्म हो गया है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो कंपनीज़ है उन कंपनीज़ के रिजल्ट कैसे आएंगे। तो क्या ये रिजल्ट से हमको होप रखनी चाहिए, कमेंट में डाल के बताइए। मेरे को तो नहीं लगता है कि इसके रिजल्ट्स के अंदर कोई बहुत दम आने वाला है। फार्मा के कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर स्टोरी है, उसकी बात अलग है। मेजॉरिटी के अंदर जब हम ब्रॉडर मार्केट पे आएंगे तो मैं आपके साथ में डाटा शेयर करूंगा कि रिजल्ट से कोई भी हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर हम ड्यूरेबल के अंदर आ जाए, अभी देखिए निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, मगर निफ्टी रियल्टी है ना वो 15% डाउन है। अब ये 15% डाउन है, बाकी स्टॉक देखिए वापिस सब डाउन है। तो ये 30% डाउन है, लेकिन इसके अंदर एक होप रैली आ गई 30 सितंबर के बाद में, जिसके वजह से ये 13% चढ़ गया है। अभी क्या रिजल्ट तो इनके आने के बाकी है, क्या बहुत बड़े रिजल्ट्स आ जाएंगे, बहुत नामचीन रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये थोड़ा हमको डिफ़िकल्ट लगता है। रियल्टी की बात के बाद में हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल के बाद, बैंक्स के बाद कोई सेक्टर अगर भाग रहा है या प्लस के अंदर है तो वो है निफ्टी ऑटो। अभी आप निफ्टी ऑटो का मैं आपको पूरा चार्ट बताऊं, ये निफ्टी ऑटो है। अभी निफ्टी ऑटो क्या है, निफ्टी है फ्लैट, निफ्टी ऑटो है फ्लैट, हम ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं। और अगर मान लो अभी ये क्या है कि मुझे सितंबर और अक्टूबर में प्रीवियस ईयर ये 2 महीने के अंदर हमने 63 लाख गाड़ी इंडिया में बेची थी। तो ये बार का उसका रिकॉर्ड टूटेगा क्या, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि अभी जो है मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन की, प्रोडक्शन की नहीं, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ कि 63 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था प्रीवियस ईयर 2 महीने के अंदर, अक्टूबर और नवंबर में। तो उसका हमको देखना पड़ेगा कि ये साल होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए वाहन का ये डाटा है ऑटो रजिस्ट्रेशन का, ओके, और ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर ये प्रोडक्शन जा कहाँ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन कि ये प्रोडक्शन जा कहाँ रहा है। तो ये प्रोडक्शन जा रहा है, इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया का जो ऑटो का एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, एक सेविंग फैक्टर है कि ऑटो सेक्टर का इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो ईयर ऑन ईयर 24% ग्रोथ बता रहा है। तो हमारे यहाँ जो प्रीवियस अभी रिजल्ट आए, प्रोडक्शन डाटा आए सितंबर महीने के, उसमें देखिए सब प्लस के अंदर है। खास करके ये जो एक्सपोर्ट है वो
यहाँ पे आपको प्लस मिल रहा है। और ट्रैक्टर्स देखिए कितना जबरदस्त प्लस में है, 50% इंक्रीमेंट इन सेल्स ऑफ ट्रैक्टर। इसका मतलब क्या है कि रूरल जो है ना, बिकॉज ऑफ फुल रेन, एक्सेस रेन, हमारा रूरल जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। और अभी जो भी सेल्स आ रहे हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी के होवे, छोटी कंपनी के होवे, ये सब छोटे छोटे शहरों में से आ रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो फेसिंग, जो सिटी को आप छोड़ दीजिए, सिटी को आप छोड़ दीजिए, तो जो छोटे छोटे गांव है, मेजोरिटी के अंदर अभी देखो ऑनलाइन के सेल्स भी वहाँ से ही ज़्यादा आने को लगे हैं। तो यहाँ से हमको ऑटो सेक्टर को हमने देखा कि ऑटो सेक्टर का एक्सपोर्ट जो है वो 24% बढ़ गया। तो क्या मैं ऑटो के शेयर्स जाके खरीद लूँ? डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है कि ऑलरेडी ऑटो के जो ये है, क्या बोलते हैं, प्राइजेज है, वो बहुत बढ़ गए हैं। आप यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर के ऊपर, और जो वैल्यूएशन पे हम नज़र डालते हैं तो वैल्यूएशन फुल्ली प्राइस बताते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं खाली ये डाटा देख के स्टॉक जाके खरीदूं तो यहाँ से मुझे, क्योंकि सबसे पहली बात तो कोई भी स्टॉक्स खरीदता हूँ तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। 9% तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कोई भी स्टॉक अगर 20% नहीं बढ़ता है तो वो स्टॉक मैं लूँगा काहे को? ये भी एक सवाल है। बजाज ऑटो देखो 25% डाउन है, मदरसन देखो एक एक्सपोर्टर है, वो 25% डाउन है ना। तो इसके अंदर हमको क्या करने का रहता है, हमको इन सब के प्रोडक्शन के डाटा देखने के रहते हैं। अभी मार्केट में भाग क्या रहा है, कौन सा स्टॉक भाग रहा है? वो भाग रहा है एसर मोटर, क्योंकि बुलेट का सेल्स बहुत अच्छा आ रहा है। दूसरा कौन भाग रहा है? मारुति भाग रही है। अब मारुति के स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ये जो जीएसटी का कट आया है, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो स्मॉल कार को मिलने वाला है, उसके अंदर मेजोरिटी के अंदर जो स्मॉल कार सेल होता है वो मारुति का होता है। अब भाग कौन रहा है? महिंद्रा एंड महिंद्रा भाग रहा है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा क्यों भाग रहा है? क्योंकि ट्रैक्टर के सेल्स अच्छे आ रहे हैं, एसयूवी के सेल्स अच्छे आ रहे। और दूसरा जो भाग रहा है वो टीवीएस भाग रहा है। अब टीवीएस क्यों भाग रहा है? क्योंकि इसका भी मोटरसाइकिल्स के एक्सपोर्ट का डाटा बहुत अच्छा आ रहा है। अभी आ जाते हैं हम एफएमजीसी के ऊपर। अभी एफएमजीसी सेक्टर को आप यहाँ पे देखिए कि निफ्टी है वो ईयर ऑन ईयर फ्लैट पे, यानी एक साल के अंदर जिसने भी निफ्टी खरीदा है 30 सितंबर 2024 से लेके अभी तक, वो लोग क्या है, फ्लैटिश है। उसको तो उल्टा नुकसान है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया उसका। ये जो लोग बोलते हैं कि भाई हर साल म्यूचुअल फंड 15% आपको देगा, तो एक साल से अगर निफ्टी का म्यूचुअल फंड किसी ने खरीदा है तो वो तो लॉस के अंदर चल रहा है। वो तो बैंक में पैसा रखता था तो उसको पैसा मिल जाता था, फिक्स डिपॉजिट में रखता या किसी प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स में डालता तो उसको 9% मिल जाता। तो निफ्टी के अंदर सब लोग लॉस के अंदर चालू है। उसका मेजोरिटी के अंदर कारण क्या है कि जो एफएमजीसी सेक्टर है ना, वो भी नहीं चल रहा है। अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये 20% माइनस के अंदर आईटीसी चल रहा है, हिंदुस्तान लीवर 11% चल रहा है, कोलगेट पामेलिन 40% डाउन ईयर ऑन ईयर। और सबसे बड़ी बात क्या है, इतना डाउन होने के बाद क्या मुझे ये लेना चाहिए? 40% जो चीज़ गिर गई है, रुपये की चीज़ मेरे को 60 पैसे में मिल रही है, तो क्या ये मुझे लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। उसका कारण ये है कि इनके रिजल्ट ही बराबर नहीं आ रहे। अभी 40% गिर जाने के बाद में भी उसका वैल्यूएशन कितना हाई है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अगर थोड़ा बहुत भी फॉल आया तो इनको मार्केट और नीचे लेके जा सकती है। टाइटन आप यहाँ पे देख रहे हो 4% माइनस के अंदर है ना। तो ये था एफएमजीसी। अभी हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल जो इंडेक्स है और इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर क्या हो रहा है, ये समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम आ गए डेवलप मार्केट के अंदर। तो ये पूरा यूरो जोन हो गया। आप देखिए सब ऑन एन एवरेज 20% ऊपर है। ओके, अभी मैं यूके देखूँ तो 12% ऊपर है। जैसा हमारा निफ्टी 50 है, ऐसा यूरो का जो 50 है वो 10% ऊपर है। जापान तो 24% ऊपर है, ऑल टाइम हाई चालू है जापान, है ना, मल्टी ईयर हाई चालू है। अभी मैं इमर्जिंग मार्केट के अंदर चला जाता हूँ तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट ऑन एन एवरेज 15% ऊपर है, चाइना 21% ऊपर है, सिंगापुर 27% ऊपर है। तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडोनेशिया को देखिए 5% है और इंडिया जो है सब माइनस के अंदर है। यहाँ पे देखिए सब माइनस के अंदर है। कोई भी सेक्टर आपको ग्रीन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये निफ्टी टू एमसीए गोल्ड का रेशियो है जो मैंने पहले आपको बात की है। तो अभी इसमें कौन सा सेक्टर ग्रीन है उस पर भी हम लोग आते हैं और वहाँ पे आपको दिखेगा एक तो फाइनेंशियल्स,
दूसरा मेटल, और तीसरा मेटल ऊपर क्यों है, क्योंकि बेस मेटल के प्राइस बहुत बढ़ गए। और इतनी सारी जब गाड़ियों का एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो बनाने के लिए स्टील तो लगेगा ना। स्टील के प्राइसेस इंडिया के अंदर कमती हो गए हैं, लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ रही है। तो आईटी को आप देखिए, पूरा आईटी के जितने भी स्टॉक्स है, इंडेक्स है, सब माइनस में है। तो निफ्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अगर वीडियो डाटा से भरा हुआ लग रहा है, कुछ डाटा में नया दिख रहा है, मैं यकीन के साथ बोलता हूं कि ऐसा डाटा आपको कोई भी देने वाला नहीं है। तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इधर आप क्लिक करेंगे इस बटन पे तो आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जिससे इमीडिएटली आपको वीडियो मिल जाएगा। आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या एक्स के ऊपर जहाँ पे भी चाहे मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग डाटा फिल वीडियोस के लिए। अभी रियलिटी देखिए 15% डाउन है। तो जो लोग ने भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और कांस्टेंट बेसिस पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सिर्फ आ रही है, ये लोग मेजॉरिटी के अंदर एक बैंक के रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स है उनको छोड़ के ईयर ऑन ईयर सारे ईटीएफ माइनस के अंदर चलेंगे। ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया, हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट। अभी यहाँ पे जो मैं बात बता रहा था कि ये देखिए, ये डीआईए का बाइंग है, म्यूचुअल फंड का बाइंग है। तो म्यूचुअल फंड के मैनेजर के पास पैसा आता कहाँ से? मेरे जैसे, आप जैसे लोग जो सिप लगाते हैं, तो एक फंड का जो मैनेजर है वो कितना अपने पास कैश रखेगा? 5%, इस मैक्सिमम 5% भी कोई कैश रखता नहीं है। बाकी अगर पब्लिक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रही है तो उसको तो बाई करना ही पड़ेगा, वो तो बाई करेंगे ही। लेकिन एफएफआई के पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। उसमें से एक इंडिया है, इंडिया के एक जो साधारण मेरे आप जैसा आदमी है उसको इंडिया में लगाना कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है। उसको क्या मालूम चाइना में जाके कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं। लेकिन जो एक गोरा है, जो एक एफएफआई है, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी कंट्री में उन लोग साइमल्टेनियसली प्ले करते हैं। तो उनके लिए इंडिया के अंदर लगाना कोई कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है, जिसके वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में से माल बेच के जा रहे हैं। अभी अगर आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये एफएफआई लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स बेच रहे हैं और स्विच कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड में। वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं और उसका पैसा ले रहे हैं हमारे यहाँ पे स्टॉक्स बेच के। अभी अगर आप ट्रेडर है तो आपको एफएनओ देखना पड़ेगा। एफएनओ देखना पड़ेगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्राइडे के दिन मार्केट को क्या हो गया, एफएफआई ने जबरदस्त मार्केट में से वो लोग भाग गए और उन्होंने क्या किया, लॉन्ग बढ़ाया और शॉर्ट अपना काटा। तो एफएफआई लोगों का शॉर्ट कटिंग होने के बाद ये 8% उनका जो लॉन्ग था वो 16% हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे तो ये एफएफआई लोग मार्केट में से निकल गए, उनका ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। तो मार्केट में से निकला तो या तो उसने अपना शॉर्ट पोजीशन काट दिया, यहाँ पे देखो उन्होंने शॉर्ट काट दिया और लॉन्ग बढ़ा दिया, जिनके वजह से उनका जो नेट लॉन्ग है जो सिर्फ 6% था। इसका मतलब है 94% ऑफ एफएफआई वेर शॉर्ट इन इंडिया। तो उसका जो क्वांटिटी है अभी घट गया और ये वाला बढ़ गया। अभी एक ब्रॉडर मार्केट का व्यू लेते हैं हम, तो ये है S&P 500। S&P 500 कितना ऊपर है, 14%, राइट। अभी वहाँ का जो आईटी इंडेक्स है वो 28% ऊपर है। क्यों? क्योंकि वहाँ रिजल्ट अच्छे आ रहे, वहाँ ईपीएस अच्छे आ रहे, हमारे यहाँ नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये S&P 500, ये नैस्डैक 100, ये US 30, ये US 2000, सब के सब ईयर ऑन ईयर ग्रीन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे जो विक्स बढ़ गया ना, तो विक्स बढ़ जाने के से कारण से क्या हो गया, लोगों ने वहाँ पे क्या किया, विक्स बढ़ जाने के वजह से वहाँ पे लोगों ने बॉन्ड खरीदना चालू किया और बॉन्ड खरीदने लगे। तो बॉन्ड खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो लोग ने स्टॉक्स बेचे। इसको बोलते हैं स्विच ओवर। मनी का जो फ्लो है वो S&P 500 के ETF में से निकल के वो जा रहा है बॉन्ड्स के ETF में। उसका कारण ये है कि 2 ईयर डाउन द लाइन, वो लोग का ऐसा बोलना है, हमारी ऐसी गिनती है कि 2026 की स्टार्टिंग के बाद के अंदर रिसेशन पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा।
तो देखते हैं अभी क्या होता है, जब आएगा तभी वहाँ पे उस पर भी वीडियो बना लेंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि S&P 500 जो है ये उसके 11 सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, उसके अंदर क्या हो रहा है देखो, सब ग्रीन के अंदर है, अदर देन हेल्थ केयर, स्टेपल्स, है ना, ऑयल एंड गैस ये माइनस के अंदर, क्योंकि ऑयल के प्राइस ही क्रैश हो गए, गैस का प्राइस क्रैश हो गया, तो इनके तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों कमती होने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे भाग क्या रहा है, वहाँ पे भाग रहा है आईटी। आईटी के भागने के वजह से S&P 500 ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये देखिए उसका EPS ग्रो 13%, ये देखिए EPS ग्रो बाय 53%, उनका EPS बढ़ गया है। देखिए यहाँ पे ये 58% EPS बढ़ गया है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इतना जब स्ट्रॉन्ग EPS उनके देश में ही आ रहा है, तो वो लोग अपना देश छोड़ के मेरे देश में क्यों आएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ तो EPS का कट आ रहा है, EPS ग्रोथ हो नहीं रहा है। अभी अगर हम बात करें 500 के, निफ्टी 500 की, वो S&P 500 था, ये निफ्टी 500 है। अभी देखिए मेरे यहाँ तो सारे इंडेक्स रेड के अंदर है। इसका मतलब क्या है, जिन्होंने भी ETFs बाई किए, जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड बाई किए, जिन्होंने भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, लास्ट 1 ईयर के अंदर सब लॉस में है, डबल लॉस है, क्योंकि यहाँ पे भी लॉस है एंड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उनको लगेगा, है ना। तो ये एक डिफिकल्ट पार्ट है। तो अभी इसमें बचा कौन रहा है, अभी आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी क्या है, आपको यहाँ फ्लैट दिखता है, क्या हो रहा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो क्यों हो रहा है और वो कैसे हो रहा है वो हमको समझना ज़रूरी है। तो एक फाइनेंशियल्स को आप छोड़ दीजिए, देखो फाइनेंशियल और ऑटो एक ग्रीन में है और आपको मेटल फ्लैट दिखेगा, बाकी सारे सेक्टर्स रेड है। अभी अगर मैं बात करूं निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी की बात किए बिना अगर देखो अभी यहाँ पे जो शेयर्स है वो सारे शेयर्स के आप देख सकते हो कि क्वार्टर हमारा स्टार्ट हुआ 30 सितंबर से, तो कौन से स्टॉक्स बेस्ट परफॉर्मिंग है, मैं 200 स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है, कोई स्पेसिफिक जानकारी है, कोई आपने स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो ये आपको यहाँ पे जम देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी के अंदर जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे देखिए आपको रेड के अंदर ये स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं बात करूँ निफ्टी की, फाइनली निफ्टी की बात करने से पहले फिर से आपसे कहूँगा कि सर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आप बटन पे दबाइए ताकि आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाए। अब निफ्टी की बात क्यों करना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है ना FNO का, वो निफ्टी में लगता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि निफ्टी ने न्यू हाई क्लोज हमको दिया है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये पॉजिटिवली उसको अभी 25,750 के ऊपर ही रहना है, अदरवाइज निफ्टी वापस से नीचे आ सकता है। तो ये ऊपर गया क्यों, होप रैली, इंटरेस्ट रेट का कट आएगा, GST का कट आया है तो सेल्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट 8 पे कमीशन लागू करेंगी तो लोगों के पगार बढ़ेंगे, पगार बढ़ेंगे तो सेल्स बढ़ेंगे, ये सब बातों के ऊपर मार्केट ऊपर गई है। ये जो डाटा है, ये जो हमारे लेवल से जो वैल्यू और वॉलेटिलिटी को पकड़ के हम निकालते हैं, ये आपको इंस्टाग्राम के ऊपर फ्रेश वाले मिल जाएंगे, ये एवरी वीक आते हैं। अभी निफ्टी ऊपर गया वो तो भाई बात बराबर आपकी, लेकिन कैसे गया, तो ये निफ्टी की हैवी वेट्स है। यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी आपको फ्लैट दिख रहा है, लेकिन आप देखिए इन्फोसिस 23% डाउन है, ITC 20% डाउन है, एक्सिस बैंक 2% डाउन है। तो ये जो दूसरी बैंक्स जो ऊपर है उसके वजह से ये निफ्टी आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको सेक्टर्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो अभी हमको क्या करना है, पहले तो मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है, उसके बाद मेरे को निफ्टी को देखना है, निफ्टी को कौन सा सेक्टर का इंडेक्स आउटबिट कर रहा है वो देखना है, और उस सेक्टर के इंडेक्स के अंदर कौन सा स्टॉक आउटबिट कर रहा है वो देखना है। अगर ये सब मैं कर सकता हूँ तभी ही आज की तारीख के अंदर मैं 2 पैसा कमा सकता हूँ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं बीट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।